नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे क्लास 12 के एक नए चैप्टर के बारे में और ये चैप्टर है सदिश बीजगणित, अर्थात इसे हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। देखिएगा, सदिश का हमारे गणित में बहुत शानदार और महत्वपूर्ण योगदान है। कारण क्या है कि कोई भी सदिश राशि जो है उसको निरूपित कैसे किया जाता है, उसका परिमाण कैसे निर्धारित होता है, उसकी दिशा कैसे निर्धारित होती है, यह सभी हम सदिश बीजगणित में पढ़ेंगे। साथ ही साथ सदिशों का गुणन किस प्रकार से संभव होता है और उनको त्रिभुज या फिर समांतर चतुर्भुज के नियमों के द्वारा किस प्रकार से त्रिविमीय या द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में हम निरूपित करते हैं, यह सभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सदिश बीजगणित को पढ़ने से पूर्व हमें सर्वप्रथम सदिश के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, तो सदिश राशियां क्या होती है, पहले उसको समझना आवश्यक है। सदिश राशियां वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों ही परिभाषित हो, सदिश राशियां कहलाती है। अब देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसका परिमाण और दिशा दोनों ही हमें परिभाषित होने आती आवश्यक है, जिसको मैं बॉक्स में अलग से बता देता हूं। परिमाण एवं दिशा, परिमाण का मतलब है कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कितना है। ठीक है, जैसे मैं अगर बल की बात करूं तो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, यह केवल उसके संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ दिशा का मतलब है कि वह बल कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, वह उसकी क्या होती है, दिशा होती है। अब देखिएगा, अगर हम एक और राशि की बात करें जिसे हम अदिश राशि बोलते हैं, अदिश राशियां, तो देखिएगा वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण परिभाषित होता है, परिमाण ही परिभाषित होता है। क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। अदिश राशियों के उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे समय हुआ, ठीक है, दूरी हुई, चाल हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे जो राशियां हैं यह अदिश राशियां हैं। जबकि हम सदिश राशियों के उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सारी की सारी राशियां क्या है, सदिश राशियों के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आपको अदिश और सदिश में अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसके पश्चात हमारा जो टॉपिक है वह सदिश राशियों पे है। तो सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए एक दिष्ट रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है। दिष्ट रेखाखंड है ना, इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन लाइन सेगमेंट, है ना।
दिश रेखाखंड क्या होता है कि किसी सदिश राशि को निरूपित करने हेतु दिष्ट रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये दिश रेखाखंड दिखने में कैसा होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ इस तरीके का रेखाखंड दिश रेखाखंड कहलाता है। यह इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, यह इसका क्या होता है, अंतिम बिंदु। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, यह आपका प्रारंभिक या फिर इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और यह हमारा क्या है, अंतिम बिंदु, टर्मिनेटिंग पॉइंट, है ना। अब अगर इस दिश रेखाखंड को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे वेक्टर का चिन्ह। मतलब यह ए बी वेक्टर को निरूपित करता है, जहां पर ए इसका प्रारंभिक बिंदु है और बी क्या है, इसका अंतिम बिंदु है। ठीक है, अब सुनिएगा, यह ए बी वेक्टर जो है, अगर हमें इसके परिमाण की बात करनी है तो ए बी वेक्टर के समानांतर दो रेखाएं खींच दी जाए तो इसे हम बोल सकते हैं ए बी वेक्टर का परिमाण, है ना, ए बी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, और अगर दिशा की बात करें तो ए से बी की ओर जो होगी उसकी दिशा होगी। ठीक है, अब आवश्यक नहीं है कि ए और बी के रूप में ही लिखा जा सकता है, हम इसे स्मॉल ए वेक्टर के द्वारा भी लिख सकते हैं। स्मॉल ए वेक्टर को हम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, और स्मॉल ए वेक्टर पे अगर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाए तो इससे हम ए बी वेक्टर का परिमाण भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अब समझिएगा कि सदिश को निरूपित करने हेतु क्या स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर एवं स्मॉल सी वेक्टर आदि का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा, दिश रेखाखंड के कुछ यहां पर गुणधर्म होते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये दिश रेखाखंड है, यह भी दिश रेखाखंड है और यह भी दिश रेखाखंड है। ठीक है, और यहां से एक और दिश रेखाखंड बना देते हैं, ये दिश रेखाखंड और ये दिश रेखाखंड। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि दिश रेखाखंड की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका परिमाण उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दिष्ट रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को निरूपित करती है, सदिश के परिमाण को निरूपित करती है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर ले लेते हैं, ये सी वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ए वेक्टर का परिमाण जो है वह बड़ा है बी वेक्टर के परिमाण से और सी वेक्टर के। अब देखिए, बड़े का मतलब होगा जो सबसे बड़ा आएगा वो अपने पास सी वेक्टर है ना, इसका परिमाण बड़ा है, बी वेक्टर का उससे कम है
और ए वेक्टर का यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी वेक्टर और ई वेक्टर की। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, डी और ई वेक्टर के परिमाण की बात करें तो ई वेक्टर का परिमाण जो है वह ज्यादा है किससे, डी वेक्टर से। लेकिन अगर हम दिशाओं की बात करें तो ए बी सी इन तीनों की दिशाएं जो है वो समान है ना, दिशाएं जो है वह समान है ना, और इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो इनके क्या है, विपरीत है ना। अगर हम इनसे तुलना करें तो डी और ई वेक्टर की जो दिशाएं हैं वह ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की दिशाओं से विपरीत है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि दिस रेखाखंड की लंबाई और तीर का निशान दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लंबाई उसके परिमाण को निरूपित करती है तथा तीर का निशान उसकी दिशा को निरूपित करता है। ठीक है जी, अब देखिए यहां पर हमने बात किया सदिशों के बारे में और दिश रेखाखंड के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर कि सदिशों में सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति सदिश की। स्थिति सदिश क्या होता है उसको हम देखते हैं, स्थिति सदिश। ठीक है, देखिए अगर देखिएगा, अगर हम बात करें स्थिति सदिश की तो स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है कि अगर किसी त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में ना, अगर हम बात करें त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में अगर किसी बिंदु को, देखिए ये त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु जो है वो P है ना, इसे हम बिंदु P मान लेते हैं। P के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y, z। ठीक है, और ये हमारे पास निर्देशीय अक्ष है, x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। ठीक है, अब देखिएगा यदि त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में मैं क्या करता हूं कि किसी P बिंदु को अगर मैं मूल बिंदु से मिला लेता हूं, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, O 0, 0, 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु का क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। ठीक है, तो त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति 2D में भी यही होता है लेकिन हम यहाँ 3D की बात करेंगे। ज्यामिति में किसी बिंदु को मूल बिंदु कौन सा, ओरिजिन से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु का क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं P बिंदु का स्थिति सदिश, यहां पर देखिएगा P बिंदु का स्थिति सदिश, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारे पास OP वेक्टर। ठीक है, OP वेक्टर क्या होगा, P बिंदु का स्थिति सदिश होगा। ठीक है, जहां पर OP वेक्टर का परिमाण जो होगा यह सदिश का परिमाण कहलाएगा। ठीक है, और दिशा कहाँ पे होगी, दिशा
ओ से पी की ओर, ओ से पी की ओर, है ना। ये चीज हमने दिस रेखाखंड में भी देखी है, ठीक है। तो यह चीज आपको समझना आवश्यक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो कैसे बताया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि सदिश में त्रिविमीय में कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, हमारे पास ये कुछ त्रिविमीय ज्यामिति में कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा, अगर ये हमारे पास निर्देशी अक्ष है ना, ये हमारे पास x, ये y और ये z, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि तीन अलग अलग बिंदुओं को निरूपित करते हैं। मान लीजिए मूल बिंदु से एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पे जा रहा है और एक यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर जो है ये हमारा a वेक्टर है, ठीक है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर, ठीक है। और ये a बिंदु को निरूपित कर रहा है, ये b बिंदु को और ये c बिंदु को, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं a बिंदु के स्थिति सदिश की बात करूं तो a बिंदु का स्थिति सदिश a वेक्टर होगा, b बिंदु का स्थिति सदिश b वेक्टर होगा और c बिंदु का स्थिति सदिश c वेक्टर होगा, क्योंकि यह इन तीनों बिंदुओं को क्या कर रही है, मूल बिंदु से जोड़ रही है ना। तो तीनों बिंदुओं को मूल बिंदुओं से मिलाने वाले जो सदिश होते हैं वह उन बिंदुओं के क्या कहलाते हैं, स्थिति सदिश कहलाते हैं, ठीक है जी। चलिए अब देखिएगा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं कि यदि किसी बिंदु के हमें निर्देशांक पता है ना, देखिएगा जैसे हमने पहले भी देखा, मान लीजिए हमारे पास ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु है, ठीक है। इस P बिंदु के निर्देशांक जो है वो x, y, क्या है, z है, ठीक है। और ये हमारे पास निर्देशीय अक्ष है x अक्ष, यहाँ पे ये y अक्ष और ये अपने पास z अक्ष, और ये अपना कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है। तो 0, 0, 0 ये मूल बिंदु है। अब देखिएगा, यदि हम क्या कर रहे हैं, इस मूल बिंदु को इस P बिंदु से मिला रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इस P बिंदु का स्थिति सदिश जो होगा, देखिएगा बिंदु P का स्थिति सदिश ये हमारे पास क्या हो जाएगा, OP वेक्टर, ठीक है। अब OP वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसके OP वेक्टर को निरूपित करने का तरीका है xi कैप प्लस का yj कैप प्लस का क्या, zk कैप, ठीक है। बात समझ मारी कि ना रही। OP वेक्टर क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस का zk कैप। कारण क्या है, क्योंकि यह x अक्ष में कितना चला है, x अक्ष में ये चला है, x अक्ष में चला है यह x दूरी, ठीक है। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और y अक्ष में कितना चला है भाई, y अक्ष में ये चला है कितनी दूरी, y दूरी, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, y है, ठीक है। और z अक्ष में कितना चला है, यह z दूरी। तो देखिएगा यह i कैप जो होता है यह x अक्ष की दिशा को निरूपित करता है, j कैप y अक्ष की दिशा को निरूपित करता है और k कैप z अक्ष की दिशा को निरूपित करता है, ठीक है। तो आगे हम एकांक सदिश में इसकी अच्छे से चर्चा करेंगे कि दिशा है ना में एकांक सदिश होते हैं, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। ये हालांकि आपने फिजिक्स में क्लास 11th में इस चीज को पढ़ रखा होगा, ठीक है। चलिए यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। अब अगर मैं बात करूं कि OP वेक्टर का परिमाण क्या होगा, है ना, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, OP वेक्टर के परिमाण की, तो देखिएगा OP वेक्टर का परिमाण, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि किसी सदिश का परिमाण उसके दिश रेखाखंड की लंबाई के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं यह OP वेक्टर P बिंदु का स्थिति सदिश है, तो OP वेक्टर का परिमाण क्या होगा, OP वेक्टर का परिमाण होगा अंडर रूट में, है ना,
इस O से P के मध्य की दूरी, दूरी कैसे निकालते हैं भाई, दूरी सूत्र से। तो ये आएगा अपने पास x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने को मिलेगा कितना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह मिलेगा ओपी वेक्टर का परिमाण। ठीक है जी, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, यहां तक क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है किसी सदिश के दिक् कोसाइन। किसी सदिश हेतु दिक् कोसाइन। ठीक है, देखिए किसी सदिश हेतु दिक् कोसाइन। अब देखिए, अगर हमें बोला जाता है कि हमारे पास एक सदिश है, ठीक है, ओपी वेक्टर है ना, इस ओपी वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से मैं क्या कर रहा हूं, निरूपित कर रहा हूं। ठीक है, हेतु दिक् कोसाइन। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या होती है, किसी सदिश द्वारा, किसी सदिश द्वारा एक्स वाई एवं जेड अक्षों के साथ बनाए गए कोणों की कोज्याएं उस सदिश के दिक् कोसाइन कहलाते हैं। दिक् कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसे समझना भाई कि क्या है। मान लीजिए हमारे पास वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला कि एक सदिश है। ठीक है, ये डायग्राम मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस चीज को आपको समझना बहुत आवश्यक है, जो डायग्राम के माध्यम से आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। ये x है, y है और ये z एक्सिस है। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है 0,0,0। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं कि जो P बिंदु है, ठीक है, इस P बिंदु को हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, और P बिंदु हम यहाँ पर हमेशा बनाते हैं, उसको मैं अभी बना देता हूँ। ठीक है, तो ये P बिंदु है हमारा क्या, x, y, z। ठीक है, अब देखिएगा, इस P बिंदु ने x अक्ष से मान लीजिए क्या कोण बनाया, अल्फा कोण बनाया। ठीक है, y अक्ष से इसने कोण बनाया बीटा। ठीक है, और z अक्ष से इसने कोण बनाया क्या, गामा। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि किसी सदिश द्वारा निर्देशीय अक्षों मतलब x, y एवं z के साथ बनाए गए कोणों की कोज्या का मतलब होता है कॉस वैल्यू, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो दिक् कोज्याएं हैं उससे हम साधारणतः L, M और N से निरूपित करते हैं। तो L का मान हो जाएगा कॉस अल्फा, M का मान हो जाएगा कॉस बीटा, ठीक है, और N का मान हो जाएगा कॉस गामा के बराबर। ठीक है, तो यह किसी सदिश की क्या कहलाती है, दिक् कोज्याएं कहलाती है। जिस सदिश ने निर्देशीय अक्षों के साथ अल्फा, बीटा एवं गामा कोण बनाए हैं, यह कोणों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इनकी दिक् कोज्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए, अब अगर हमें इन दिक् कोज्याओं का मान एक्स वाई जेड के रूप में ज्ञात करना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के रूप में अगर हमें इनका मान ज्ञात करना है तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि O से P तक के मध्य की दूरी जो है, यह O से P वेक्टर का क्या है, परिमाण है। इसे हम एक बार R से निरूपित कर लेते हैं। परिमाण को किससे, R से।
या फिर इस OP वेक्टर को हम लिखते हैं R वेक्टर, और OP वेक्टर का जो परिमाण हो जाएगा वो केवल R परिमाण हो जाएगा। ठीक है, तो OP वेक्टर हम मान लेते हैं क्या है, हमारे पास R वेक्टर है, और OP वेक्टर का जो परिमाण है वह क्या होगा, R वेक्टर का परिमाण। और इससे हम केवल R भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी सदिश के परिमाण को अगर निरूपित करना है तो उस सदिश के ऊपर से सदिश का चिन्ह हटा दीजिए, तो वह उस सदिश का क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। ध्यान दीजिए, R परिमाण तभी कहलाएगा जब R एक वेक्टर को निरूपित करता है। बिना सदिश के चिन्ह वाला R का परिमाण और सदिश के चिन्ह वाला R स्वयं R वेक्टर। ठीक है जी, अगर वो R वेक्टर नहीं है तो इससे हम R का परिमाण नहीं कह सकते। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इन cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का मान ज्ञात करना। चलिए भाई, अब एक काम करते हैं हम लोग, यहां से थोड़ा देखिएगा क्या चीज cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये वाला समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है भाई, है ना। अगर हम बात करें यहां से, ये ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज आपको यहां से भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो y अक्ष के लिए अपने पास आ जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसको हम यहां पर एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां से। सबसे पहले हम एक काम करेंगे क्या, कि अगर इस अल्फा की हम बात करें, ठीक है, तो cos अल्फा का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है, यह होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण के बराबर। किसके बराबर होता है, आधार बट्टे कर्ण के बराबर। ठीक है, अब ये आधार बट्टे कर्ण जो है वो हमें किस तरीके से लेना है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहां से एक एक करके। तो देखिए, ये अल्फा है, ठीक है, तो cos अल्फा जो होता है यहां से, cos अल्फा ये होता है हमारे पास किसके बराबर, आधार बट्टे कर्ण के बराबर। ठीक है, ठीक है, यहां पर कर्ण भुजा है वो R है। ठीक है, और जो आधार भुजा है वो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, x बट्टा r के बराबर। उसी तरीके से जब मैं cos बीटा की बात करूंगा तो बीटा के लिए भाई आप देख सकते हैं कि ये आधार जो होगा वो y की तरह काम करेगा। ठीक है, y आधार, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बात समझ में आ रही नहीं? अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझने के लिए भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां से एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो गौर से देखो, अगर हम बात करें ये ट्राइंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी आपके पास आधार। ठीक है, और यह भुजा आपके पास क्या हो जाएगी, कर्ण के बराबर। क्लियर है भाई, तो हम बोल सकते हैं कि cos बीटा का मान किसके बराबर आएगा, y बट्टा r, और cos गामा का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, z बट्टा r के बराबर। ठीक है, सेम टू सेम वही केस है। अब हम एक काम करते हैं यहां से कि इन सभी का वर्ग करते हैं। तो वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, है ना। cos अल्फा का मान कितना है, x बट्टे r, इसका होल स्क्वायर। cos बीटा का मान कितना, y बट्टे r, इसका होल स्क्वायर। और cos गामा का मान कितना, z बट्टे r और इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस यहां से जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सभी का हर समान है आर स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने आर वेक्टर का जो परिमाण है वो ओ से पी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, और इसका मान हमने देखा था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में देखा था, है ना। अभी एक दो स्लाइड पहले हमने ये चीज देखी थी, है ना, ये वाला देखो गौर से, है ना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देखा था। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका मान हम रख देंगे, तो ये अपने पास किसके बराबर आएगा, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है तो इसका मतलब इसे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और बट्टे में भी क्या आर स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा तो कितना देगा, एक देगा। तो हम बोल सकते हैं क्या
कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और इसी को हम क्या लिखते हैं? एल, एम और एन लिखते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? अब किसी को समस्या ये नहीं आनी चाहिए कि भाई सर ये कैसे आया ना, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। देखो भाई, जब हम बात करते हैं बीटा वाली, तो आप देख सकते हो कि जब ये कोण की बात करेंगे तो ये जो बनेगा ना, ये 90 डिग्री बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? है ना, ये 90 डिग्री बनेगा। बनेगा, ठीक है। अब क्योंकि यह जो रेखा है वह ऊपर वाले फलक से होकर के जा रही है और यह इसका किनारा है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखो, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस वाले में कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिविमीय में जो बन रहा है ना, ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। 3D में जो बन रहा है वो कितने का बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। और सेम टू सेम जब अल्फा के लिए हम लेंगे, है ना, तो अल्फा के लिए लेंगे तो ये वाला फलक लेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? है ना, इस फलक से एक जो रेखा जा रही है वो हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये अल्फा के जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण बनाएगी। इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर ये जो तीसरी भुजा है एक्स, वो क्या हो जाएगी? अपने पास आधार हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ये 3D में देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो ये थोड़ा सा घूम करके बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके से मामला बनेगा। ये आपके पास R बनेगा, ये आपके पास X बनेगा। ठीक है, और ये हमने क्या माना है? अल्फा कोण माना। ठीक है, और ये त्रिविमीय में क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपका मामला बनेगा। तो कॉस अल्फा का मान किसके बराबर? X बट्टा R के बराबर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए, अब यहां पर मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब इसमें एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं? हमें बोला जाता है कि आर वेक्टर जो है वह धनात्मक एक्स अक्ष के साथ में, ठीक है, यह बना रही है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, धनात्मक वाई अक्ष के साथ में बना रही है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, तो धनात्मक जेड अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, अब हमें पता होता है, ठीक है, कि आर वेक्टर हेतु दिक् कोज्य है। ठीक है, दिक् कोज्य है। यह क्या होती है भाई? एल एम एन होती है। तो एल का मान क्या? कॉस अल्फा। एम का मान कितना? कॉस बीटा। और एन का मान कितना? कॉस गामा। ठीक है, अल्फा बीटा के हमें मान दे रखे हैं, गामा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम अल्फा और बीटा के मान यहां पर रख देते हैं। तो देखिएगा ये अपने पास आएगा कॉस अल्फा। अल्फा कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, और कॉस बीटा मतलब ये कितना? 30 डिग्री है। ठीक है, और ये कॉस गामा का मान हमें ज्ञात करना है। तो कॉस 60 डिग्री का मान किसके बराबर होता है भाई? 1/2। ये कितना आएगा भाई? √3/2। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा? ये अपने पास कॉस गामा के बराबर ही आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो मान रख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ये बराबर किसके? 1 के। अल्फा कॉस बीटा का मान हमने निकाल लिया है। ये कितना आएगा भाई? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में कितना अपने पास? कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर किसके? 1 के। ये मिलेगा 1/4, ये मिलेगा अपने पास 3/4, और प्लस का कॉस स्क्वायर क्या? गामा, है ना, ये गामा। देखिएगा अब ये बराबर किसके? 1 के। 1/4 प्लस 3/4 कितना? 1, और ये अपने पास कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1।
तो कॉस स्क्वायर गामा का जो मान आएगा वो 1 माइनस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। अब हम जानते हैं कि कॉस जो 0 है वह किस पे देगा आपको, 90 डिग्री पे। तो हम बोल सकते हैं कि गामा जो मिलेगा, गामा हमें मिल जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। क्योंकि कॉस 90 जो होता है वह कितना देता है हमें, 0 के बराबर। कॉस 90 का मान 0 होता है ना भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तीसरे कोण अर्थात गामा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, अब इसमें एक लास्ट छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, वह है दिक् अनुपात, है ना, ताकि ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाए। दिक् कोसाइन से ही संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं दिक् अनुपात। दिक् कोसाइन समझ में आ गए तो दिक् अनुपात भी समझ में आ जाएंगे। दिक् अनुपात क्या होता है, देखिए, किसी सदिश के दिक् कोसाइन एवं दिक् अनुपातों का अनुपात एक निश्चित राशि होती है। ठीक है जी। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं कि L, M और N यह क्या है, दिक् कोसाइन है, दिक् कोसाइन है किसी सदिश के ना, और A, B और C यह क्या है, दिक् अनुपात है, ठीक है। तो क्या इनका अनुपात, तो A अपॉन L बराबर B अपॉन M बराबर C अपॉन N, हमें एक निश्चित राशि मिलती है और उस निश्चित राशि का मान क्या होता है, R के बराबर होता है, ठीक है। जहां पर हम सदिश क्या ले रहे हैं, हम सदिश ले रहे हैं R वेक्टर बराबर क्या, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस का ZK कैप, ठीक है जी। अब देखिएगा क्या, ये R, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं A जो आएगा वो क्या आएगा, L इंटू आर, B जो आएगा वो क्या आएगा, M इंटू आर, और C जो आएगा वो क्या आएगा, N इंटू आर के बराबर आएगा, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। और R का जो मान है, R जो है वो अंडर रूट में किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर। तो हमने दिक् अनुपात यहां पर देखा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चंस मतलब इन कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।